नमस्कार स्टूडेंट्स, इस चैनल पे आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हमारा महत्वपूर्ण कंटेंट मूल अधिकारों को लेकर है। संविधान में मूल अधिकार, भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार दिए गए हैं, उन पर बात करने से पहले हम बात करेंगे कि आखिर मूल अधिकार होते क्या हैं, इनकी ज़रूरत क्यों है। तो मूल अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के लिए मौलिक और अनिवार्य हैं और संविधान द्वारा इन्हें दिए जाते हैं। मौलिक और अनिवार्य होने के कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए ये मौलिक हैं और अनिवार्य हैं। इनके बिना व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता, इसलिए इन्हें संविधान द्वारा दिया जाता है। और इनमें ये जो अधिकार संविधान द्वारा दिए हुए हैं, इनमें राज्य किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता, और राज्य हस्तक्षेप करे तो उसके लिए बचाव की भी व्यवस्था होती है। जैसे हमारे संविधान में न्यायपालिका द्वारा इसकी व्यवस्था की गई है 5 प्रकार की रिट जारी करके, उसकी बात भी हम आगे करेंगे। तो मौलिक अधिकारों का महत्व है। मौलिक अधिकारों का महत्व क्या है कि मौलिक अधिकार संविधान द्वारा दिए जाते हैं। पहला, ये संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इनकी विशिष्ट विधि द्वारा ही इन्हें प्रवर्तित किया जा सकता है। संविधान में यूं नहीं साधारण संशोधन द्वारा मूल अधिकार हैं वो हटा दिए जाएं, तो संविधान में संशोधन एक विशिष्ट विधि द्वारा ही किया जाता है। मौलिक अधिकारों को न्यायिक सुरक्षा प्राप्त होती है। इनका किसी भी प्रकार से उल्लंघन होने से नागरिक न्यायालय की संरक्षण या न्यायालय की शरण में जा सकता है। तो नागरिकों का मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार हैं वो न्याय योग्य हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है। जब हम मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में तुलना करेंगे, हम मौलिक अधिकार और अपने जो कर्तव्य हैं उनमें संबंध करेंगे, देखेंगे, तब इन पर और अच्छी तरीके से विचार करेंगे। तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो वर्तमान में हमारे पास 6 मूल अधिकार हैं, लेकिन जब संविधान लागू हुआ तब हमें 7 मूल अधिकार दिए गए थे। एक मूल अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया, उसे कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। उस पर भी बात करेंगे आगे। भारत के संविधान के भाग 3, भाग कौन सा है? 3, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक नागरिकों को, यानी भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं। पहले हमें 7 मूल अधिकार दिए थे जब मूल संविधान बना। मूल संविधान का प्रश्न पूछा जाए तो मूल मतलब जब संविधान लागू हुआ या बना उस समय 7 मूल अधिकार दिए गए, लेकिन एक मूल अधिकार 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में, जो कि संपत्ति का अधिकार था, उसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया और अब एक कानूनी अधिकार उसे बना दिया। वर्तमान में भारतीय नागरिकों के पास 6 मूल अधिकार हैं। कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 3 तो ऐसी हैं, समानता, स्वतंत्रता और शोषण। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और लास्ट का 6ठा अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को हृदय और आत्मा कहते थे, क्योंकि इन्हीं संवैधानिक उपचारों के अधिकार में अनुच्छेद 32 के तहत संसद को और अनुच्छेद 226 के तहत, यानी 32 और 226, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत राज्यों के उच्च न्यायालयों को नागरिकों के जो मूल अधिकार हैं उनका संरक्षण करने का काम दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है। यानी इसके तहत 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकते हैं। 5 प्रकार की रिट न्यायपालिका जारी कर सकता है। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के बिना ऊपर के 5 अधिकार कोई मायना नहीं रखते, ऐसा मानना था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आत्मा और हृदय का दर्जा दिया था। तो हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 12 है
वो परिभाषित करता है कि आखिर राज्य क्या है। राज्य नागरिकों के अधिकारों को बाधित करेगा तो आखिर राज्य है क्या, कौन कौन सी संस्थाओं को राज्य माने। अनुच्छेद 13 है, वो कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने की जो विधि है वो क्या होगी। तो समानता का अधिकार देख लेते हैं अब हम 14 से 18 तक। 6 अधिकार देख लिए, एक अधिकार हटाया संपत्ति का अधिकार, वो भी देख लिया। अनुच्छेद 12 परिभाषित करता है राज्य को, और 13 है वो बताता है कि मूल अधिकारों में असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां कौन कौन सी होंगी। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक देख लेते हैं। भारतीय संविधान के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार दिया गया है और इसका उद्देश्य, समानता का अधिकार देने का जो उद्देश्य है वो सामाजिक समानता स्थापित करना, और ये संविधान के समक्ष 14 से लेकर 18 तक व्यवस्था की गई है। तो 14 में हम देख लेते हैं कि कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण दोनों की बात की गई है। कानून के समक्ष समानता की बात अनुच्छेद 14 में की गई है कि किसी भी भारतीय नागरिक को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा कानून से वंचित नहीं किया जाएगा। सब व्यक्ति कानून के समक्ष समान होंगे। सभी व्यक्तियों को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा, चाहे वो भारत का आम नागरिक हो, चाहे वो भारत का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हो। सभी को समान संरक्षण मिलेगा, सभी कानून के समक्ष समान होंगे। ये बात अनुच्छेद 14 में कही गई है। कानून के समक्ष समानता की बात हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है और कानून का समान संरक्षण हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। नेक्स्ट हमारा है कि मूल वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 ये कहता है कि जाति, धर्म, मूल वंश के आधार पर किसी प्रकार का किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 का जो अनुच्छेद है वो लोक नियोजन की बात करता है, यानी लोक नियोजन नागरिकों को समान अवसर प्रदान किया जाएगा, यानी सरकारी पदों पर समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अस्पृश्यता का अधिकार क्या है। तो अनेक जो अनुच्छेद हैं, कहने का मतलब अनुच्छेद 16(4) है या अनुच्छेद 16(3) है, या कहें कि अनुच्छेद 16(1) और 2 हैं। तो इनको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं हम। 16(1) और 2 है, अनुच्छेद 16(1) और 2 है वो राज्य के अधीन कोई पद है या नियोजन से नियुक्ति से संबंधित है, उसके बारे में समान अवसर की बात करता है। 16(3) है वो राज्य में कोई रोजगार क्षेत्र विशेष आरक्षित करने से संबंधित बात करता है। 16(4) है वो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके विशेष उपबंध से संबंधित है। और 16(4) है, 16(4) की बात हमने कर ली कि सामाजिक और आर्थिक रूप से अगर कोई पिछड़ा वर्ग है तो उसके लिए विशेष उपबंध किया जा सकता है। तो इसमें इस आरक्षण से संबंधित एक व्यवस्था आई थी प्रदीप कुमार मामले में। तो उच्चतम न्यायालय ने डिसीजन दिया कि आरक्षण का आधार जाति और आर्थिक दोनों संयुक्त रूप से होंगे। अस्पृश्यता का अंत देख लेते हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। तो इसके अंतर्गत दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है और अस्पृश्यता के लिए कई कानून बने हैं जिसे दंडनीय अपराध घोषित करें। 1955 में एक अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बना। 1976 में भी इसके द्वारा कुछ संरक्षण दिया गया और फिर 1989 में अनुसूचित जाति और जनजाति निरोधक कानून के रूप में इसे पारित किया गया और 2016 में इसमें फिर से संशोधन हुआ। तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 है वो उपाधियों का अंत करता है। तो अनुच्छेद 18 में शिक्षा और सेना को छोड़कर किसी भी प्रकार की उपाधि ग्रहण नहीं की जाएगी, ऐसा उपबंध किया गया है। तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक बात हमने कर ली है। तो अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और संरक्षण की बात करता है,
15 जाति धर्म लिंग वंश के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, ये बात करता है। 16 जो नियोजन या अवसर की समानता की बात करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता की बात करता है और अनुच्छेद 18 है वो उपाधियों के अंत की बात करता है। ये 14 से 18 तक हमने याद कर लिए। अब नेक्स्ट हम करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तो अनुच्छेद 19 से 22 तक, अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी मूल संविधान में। लेकिन जैसे ही 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया या कहें कि समाप्त किया गया, तो इसमें एक जो स्वतंत्रता थी उसको भी हटा दिया 19(च) को। तो इसमें देख लेते हैं हम कौन कौन सी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमारे पास बची हुई हैं। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो कि 19(1) में है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19(1) में देख ली हमने। प्रेस की स्वतंत्रता भी उसी में शामिल है। अब 19(2) को हम देख लेते हैं। शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन बुलाने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण तरीके से बिना शस्त्रों के कोई भी सभा या सम्मेलन बुलाया जा सकता है, ये अनुच्छेद 19(2) में व्यवस्था है। लेकिन इन पे युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, ये असीमित नहीं है। संघ और परिसंघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ और परिसंघ बनाने की स्वतंत्रता है वो 19(3) में है। और 19(3) में जैसे हमारे भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, कई प्रकार के दल बने हुए हैं। संविधान का कोई भी अनुच्छेद या कोई भी भाग दलों से संबंधित नहीं है। ये इसी में थोड़ा सा हमें ये पता चलता है कि भारत में दल बनाए जा सकते हैं, यानी संघ और परिसंघ बनाने की स्वतंत्रता है। तो दल बनाने की व्यवस्था यही हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता। कहीं भी घूमा जा सकता है भारत में, भारत संघ के अंदर। फिर है भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने की या बसने की स्वतंत्रता। फिर है लास्ट की जो 6ठी स्वतंत्रता है वो है वृत्ति, उपजीविका या कारोबार करने की स्वतंत्रता। भारत का प्रत्येक नागरिक भारत के किसी भी क्षेत्र में रहकर कारोबार कर सकता है, आजीविका के लिए कमा सकता है, अपना वृत्ति यानी व्यापार कर सकता है। तो इस तरीके से 6 स्वतंत्रताएं हमने देख ली। पहली थी विचार अभिव्यक्त करने की, दूसरी थी सम्मेलन बुलाने की, तीसरी थी संघ बनाने की, चौथी थी आबाद घूमने की, 5वीं थी बसने की कि भारत क्षेत्र में कहीं भी कोई नागरिक है वो बस सकता है, और जो 6ठी है वो है व्यापार करने की या कारोबार करने की या अपना रोजगार करने की। इस तरीके से हमने अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताओं को देखा, समझा। अब हम देख लेते हैं कि अनुच्छेद 20, 21 और 22 में किस तरीके की मौलिक स्वतंत्रताएं या प्रत्याभूत स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोष सिद्ध हो जाए उसके बाद संरक्षण कैसे प्राप्त करे कोई अपराधी, तो ये बात अनुच्छेद 20 में कही गई है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक उसने किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक सजा नहीं दी जा सकती, और कोई भी व्यक्ति है उसे अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए या सबूत देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। 3 बातें देख ली। जब तक उसने कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया हो उसे दंड नहीं दिया जा सकता, उसे अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, उसे एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 अति महत्वपूर्ण होता जा रहा है वर्तमान समय में। अनुच्छेद 21 का बहुत ज़्यादा विस्तार कर दिया गया है, न्यायालय भी बार बार व्याख्या करता है इसकी। अनुच्छेद 21 में व्यक्ति को प्राण या दैहिक स्वतंत्रता दी गई है, और ये स्वतंत्रता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत दी गई है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से ग्रहण की है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर किसी भी तरीके को से व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता नहीं छीनी जाएगी।
ये अनुच्छेद 21 में कहा गया है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि 1978 में लाया गया, अधिकार को और अधिक सुरक्षित बना दिया और आपातकाल में भी जीवन और दैहिक स्वतंत्रता को सीमित या समाप्त नहीं किया जाएगा। अगर देश में आपातकाल लागू कर दिया उस समय भी अनुच्छेद 21 है वो निरस्त नहीं किया जाएगा, समाप्त नहीं किया जाएगा, यानी निलंबित नहीं किया जाएगा। अब हम अनुच्छेद 22 को देख लेते हैं। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। ये जो अपना अनुच्छेद है ये अपराध करने से पहले की बात करता है कि कोई भी व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति को शंका के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाए तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी प्रकार से जीवन और स्वतंत्रता से उसे वंचित नहीं किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को शंका के आधार पर कहीं गुटबाजी कर रहे हों या अपराध की आशंका हो, उस आधार पर या आतंकवाद की आशंका के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाए तो उसे निम्न तरीके से उसको स्वतंत्रता दी जाएगी कि बंदी बनाए व्यक्ति को उसके बंदी बनाए जाने का कारण बताना होगा। 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। बंदी बनाए व्यक्ति को वकील से परामर्श लेने का अधिकार भी दिया जाएगा। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। इस तरीके से ये स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन ये सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही है। शत्रु देश का नागरिक हो या कोई विदेशी हो उसके लिए ये लागू नहीं होगा। नेक्स्ट जो हमारा अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के अधिकार को अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। तो 23 में क्या दिया गया है? बेगार और बलात् श्रम निषेध की बात कही गई है। किसी को बेगार श्रम या बलात् यानी ज़बरदस्ती किसी से श्रम नहीं करवाया जाएगा। जैसे बच्चों को की खरीद फरोख्त वगैरह हो जाती है वो भी यहाँ निषेध किया जाता है। राज्य के हित में व्यक्ति को आवश्यक सेवा देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। राज्य के हित में किया जा सकता है। ऐसा करते समय राज्य धर्म, जाति आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। बाल श्रम का निषेध अनुच्छेद 24 में, 23 में बलात् श्रम, बेगार आदि को निषेध किया गया है। अनुच्छेद जो 24 है वो बाल श्रम यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो खतरनाक कारखाने हैं या खतरनाक जगह हैं वहाँ पे नहीं लगाया जाएगा। यानी ना तो कारखानों में लगाया जाएगा और ना ही खतरनाक स्थलों पे उनको लगाया जाएगा। ऐसा जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 14 में किया गया है। 15 को देख लेते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। धार्मिक स्वतंत्रता में जैसे अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को स्वीकार करने, उसके पालन करने और उसको प्रसार करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। ऐसा अनुच्छेद 25 से 28 में व्यवस्था की गई है। अब जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो हम देख लेते हैं कि 25 में अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, उसके अनुसार आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता है। 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की व्यवस्था है। 27 में किसी विशिष्ट धर्म के अभिवृद्धि के लिए कर में छूट की स्वतंत्रता है। 28 में कोई शिक्षण संस्था से संबंधित है। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। तो जो अपनी 5वां जो मूल अधिकार है वह है शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकार। संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को शिक्षा और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया है, जो कि अल्पसंख्यक जो भाषा और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक है, भाषा और धर्म के आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं उनको दी गई है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। अब हम देख लेते हैं अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि भारत के सभी नागरिक और प्रत्येक वर्ग में अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने की स्वतंत्रता होगी। राज्य द्वारा संचालित या वित्त पोषित जो संस्था होंगी उनमें प्रवेश के लिए जातिगत आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का भी अधिकार होगा। और 30 में क्या कहा है कि वो अपनी शिक्षण संस्था स्थापित कर सकते हैं।
जो धर्म और भाषा के आधार पे जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए ये व्यवस्था है 29 और 30। अनुच्छेद 29। अब हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 32, जो कि अति महत्वपूर्ण है। बाकी सभी मूल अधिकार, या कहें कि छठा जो मूल अधिकार है अपना संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और अनुच्छेद है 32। तो इस अनुच्छेद को या अनुच्छेद 32 को, या कहें कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हृदय और आत्मा कहा है, क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय में नागरिकों, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को मूल अधिकारों में अगर कोई हस्तक्षेप करता है, राज्य हस्तक्षेप करता है, तो उनसे संरक्षण दिलाता है रिट जारी करके। यह अधिकार सभी नागरिकों को छूट देता है कि वह अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकता है तथा अपने अधिकारों को लागू करने की मांग कर सकता है। न्यायाधीश पतंजलि जो शास्त्री ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षण के पवित्र कार्य का पालन करने वाले सजग प्रहरी के समान है। सजग प्रहरी का जो दर्जा है वो जो पतंजलि शास्त्री उन्होंने दिया है। संविधान में न्यायालय द्वारा 5 प्रकार के लेख जारी करके या रिट जारी करके मूल अधिकारों का संरक्षण किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये 5 प्रकार के मूल जो रिट हैं ये कौन से हैं? पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रंछा। 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है न्यायपालिका द्वारा और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया जाता है। अब हम संपत्ति के अधिकार के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया और अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया। इस तरीके से हमने इस कंटेंट में या इस चैप्टर में देखा कि भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार क्या हैं, या कहें कि मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार जरूरी क्यों हैं। संविधान में जब संविधान बना या मूल संविधान बना उस समय 7 मूल अधिकार दिए, बाद में 6 मूल अधिकार हो गए। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अधिकारों को हमने याद कर लिया कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जो कि भाषा और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक है उनको दिया जाता है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और छठा जो अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है। इस तरीके से हमने मूल अधिकारों को बड़े ही सरल और सहज तरीके से समझने का प्रयास किया है। इससे पहले मैंने इस चैनल पे अपना संविधान क्या है, कैसे बना और संविधान की कौन सी विशेषता हैं, मूल कर्तव्य, अपने संविधान की प्रस्तावना, इन सब पर सेपरेट वीडियो बनाकर डाले जा चुके हैं। आपको वहाँ सीखने में ज़रूर मदद मिलेगी। आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।